ठीक है, तो एसी हो गया था, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है ईएमडब्ल्यू है। उसमें बोले थे कि मॉड्यूल सब कंप्लीट करो, हो गया सबका? कर रहे हो? ठीक है। कोई कर नहीं रहा है क्योंकि किसी का डाउट नहीं नहीं रहा है कि नहीं? करेंगे तब तो डाउट होगा। करोगे नहीं तो बर्डन ही होते जा रहा है एक एक करके। अब जो चैप्टर्स हैं लगभग छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये सब जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो जितना फास्ट बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन सब में कम रहेगा। पहले के जो 2-3 चैप्टर पढ़े हम लोग, वो थोड़ा लंबा चला है, ज्यादा टाइम मिला है। लेकिन अभी जो चैप्टर से लेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा, इसलिए अवतार तुम लोग भी पढ़ाओ। इसके बाद एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, जिसमें फिर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत लंबा चलेगा। कम से कम ऐसे तो 28 घंटे में खत्म होता है, यानी कि मान के चलो 16 से 20 लेक्चर उसी चैप्टर में लगेगा। बाकी सब जो है मैक्सिमम 7-8 लेक्चर्स मैक्सिमम लगेगा तो लगेगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोगों ने पढ़ा है सर एक कि डाउट था, हाँ, ग्रुप में भेजे हैं। तो भेजे वो। आर एम एस वैल्यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस है, इससे एक एसी सोर्स लगा हुआ है, 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है 20 ओम। ठीक है, तो ये चीज दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो करंट का पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक चेंज होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हमको करंट अगर आई लिखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के टर्म में सेम पोटेंशियल में लिख सकते हैं 220/20 साइन ऑफ 100 पाई टी। ठीक है, यानी कि 11 साइन, ये आई हो गया। तो आई का पिक वैल्यू आई नॉट दिख रहा है 11, और आई आर एम एस हो जाएगा 11/। ठीक है, तो साइन का अगर फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं ये पीक वैल्यू होगा आई नॉट, और I/√2 कुछ कम होगा, यानी कि इधर जाएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि I/√2 यानी कि आई आर एम एस वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, ये हमको एक फंक्शन दे रखा है, कर लो, आराम से आ जाएगा। आई का वैल्यू एक बार रखेंगे तो टी हमको पता चल जाएगा। जब ये पुट करेंगे तो टी इजकल टू यानी कि 100 पाई टी इजकल टू हमको दिख रहा है कि पाई/2 होगा। तो यहाँ से टाइम हमको एक मिल जाएगा पाई कैंसिल 1/200 सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल टाइम हम ले लिए, इसको रेफरेंस टाइम ले लिया। अब यहाँ से यहाँ जाने में क्या टाइम लगेगा? पॉजिटिव वैल्यू ही लिख रहे हैं, तो आई आर एम एस को हम 11/√2 रखे, तो 11 साइन ऑफ 100 पाई टी हो जाएगा। तो 11 से 11 गया, 1/√2 है, तो 100 पाई टी जो है हम 35 डिग्री मिल जाएगा, नहीं 5/4। यहाँ से T2 मिल गया, पाई बाई कैंसिल 1/400 सेकेंड।
ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आंसर हो जाए। वैल्यू कितना समय लगे, तो वैल्यू निकाल ली, वन गया, आरएमएस वैल्यू का टाइम निकाले, वो T2 हो गया, तो T1 T2 में T2 माइनस T1, ये टाइम डिफरेंस कर दिए। तो डिफरेंस निकालोगे तो शायद 1/400 सेकेंड दिख रहा है। ठीक है, यही करना था इस क्वेश्चन, फिर दोनों का टाइम डिफरेंस फाइंड करना था। सिर्फ रेजिस्टेंस है तो और कुछ सोचना ही नहीं है, सेम लेंगे करंट का और पोटेंशियल का। क्लियर है, और कोई दिक्कत तो निकल जाएगा अब। यस सर। नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा था शुरू शुरू में, चार्ज अगर रेस्ट पे रहता है तो उसके जो इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, जो भी चीजें होती हैं रेस्ट पे चार्ज को एज्यूम करके, यानी स्टैटिक नेचर में था, तो उसको बोले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। कैपेसिटर पे चार्ज जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जा रहा था तो चार्ज हम बोल रहे थे कि उस पर रेस्ट में वैल्यू में आ गया है, तो स्टैटिक स्टेट पढ़े। फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़े। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वो सब चीजें हम लोगों ने देखा मैग्नेटिज्म पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रेस्ट हो गया और यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो इसमें अगर चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तब कुछ और भी निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के साथ साथ मैग्नेटिक नेचर और कुछ और भी प्रॉपर्टी जनरेट होता है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहता है तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, जो कि फोटोन से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें का जो एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है, तो मैक्सवेल ने दिया था इस कंसेप्ट। तो शुरू शुरू में देखा गया कि कोई भी कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक में अगर चार्ज करेंगे कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगता है। फिर लास्ट में देखे हम फिर किसी वेरी कर रहा हो, अगर वो चेंज कर रहा हो, तो हम लोगों ने देखा कि एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है आवाज। ठीक। तो किसी रीजन में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, कोई सा भी रीजन हो, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी बात पे आया सवाल कि क्या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसका उल्टा रिवर्स सोचा गया कि होगा या नहीं होगा। तो उसी चीज के लिए मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करा, और उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक कंसेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या था कि अगर वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से इंड्यूस कर मैग्नेटिक
फील्ड जनरेट होगा या नहीं, और होगा तो कैसे होगा और किस वजह से होगा, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी रीजन में, इन एनी रीजन, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, एम्पियर लॉ, करंट कैरिंग हो तो E और dl जो होता है ये म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, आई इनक्लोज्ड है कि अगर हम कोई भी एक लूप लेते हैं तो उस लूप से जितना करंट बह रहा होता है उसका ये चीज होता है कि उस लूप से अगर जितना करंट बह रहा हो तो म्यू नॉट इंटू आई टी होता है, ठीक है। ये बी डॉट डी एल, ये एम्पियर सर्किट लॉ, इस पे न्यूमेरिकल सब कुछ हम लोग कहानी कर चुके हैं। अब मैक्सवेल ने क्या किया, तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का केस है, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर का प्लेट है, चार्ज कर रहे हैं, यानी कि इसमें करंट ऐसा आई बह रहा है, मान लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, कुछ भी है। तो ऐसा अगर करंट बह रहा है यानी कि इस पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज आया होगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे ऐसा माइनस चार्ज आया होगा, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जनरेट हुआ होगा। खैर, लेट्स से कि अगर हम इस पॉइंट पी पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉइंट पी पे हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम एम्पियर लूप लेंगे, ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि एम्पेरियन लूप, अगर ये एम्पेरियन लूप है जिसका रेडियस हम बोल रहे हैं आर है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि बी डॉट डी एल जो भी होगा ये होगा म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, जो भी करंट बह रहा होगा, यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो है, ठीक है। तो इस केस से अगर हम देखें तो यहाँ से हमने देखा कि अगर वायर में करंट बह रहा है तो इससे आर दूरी पे इस पॉइंट पी पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और ये हम एम्पियर सर्किट लॉ से कह सकते हैं कि कितना होगा। अगेन एज्यूमिंग डिफरेंट लूप एज सोन, ठीक है, इसी पॉइंट पे मैक्सवेल ने उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए लूप चेंज किया। क्या लूप लिए, तो ये प्लस था, ऐसा था, तो इस पॉइंट पी पे ही फाइंड करना है, तो उन्होंने ऐसे लूप को ऐसा शेप दे दिया, ऐसा लिया कि इस अंदर वाले पार्ट को भी एज्यूम कर लिया, ठीक है, यानी कि इस पार्ट से ऐसा करके एक लूप लिए इस पॉइंट पी पे फाइंड करने के लिए, ठीक है। उस पॉइंट पी पे फाइंड करने के लिए उन्होंने टिफिन बॉक्स शेप का, हम बोल सकते हैं टिफिन बॉक्स शेप का लूप उन्होंने लिया। अब उन्होंने इस लूप को यहाँ पे क्लोज माना और बोला कि यहाँ से जो करंट है वो तो जीरो है, यहाँ से उन्होंने दिया था कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो आ रहा है ये म्यू नॉट इंटू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन से एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, और दो मेथड से हमने जब फाइंड करा मैग्नेटिक फील्ड तो एक से जीरो आ रहा है, एक से नॉन जीरो आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे इन दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, मैक्सवेल के इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कंट्राडिक्शन हो गया कि सेम पॉइंट पे दो लूप अगर हम मान रहे हैं तो एक से जीरो और एक से कुछ वैल्यू कैसे हो सकता है, जरूर कुछ ना कुछ मिसिंग है हमारे कंसेप्ट में। तो उसी कंसेप्ट को उन्होंने सुधारा और बोला डिस्प्लेसमेंट करंट का
वैल्यू दी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एक टर्म इंट्रोड्यूस करा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लेट है इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। अगर ये चार्जिंग के दौरान है, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर ड्यूरिंग चार्जिंग है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक इधर से इधर की तरफ करंट बह रहा होगा आईडी, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये क्यों हो रहा होगा? तो ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम इस पे चार्ज का बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे अगर चार्जिंग के टाइम में ड्यूरिंग चार्जिंग का बात हो रहा है तो चार्ज जो होगा धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। चार्ज बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, यानी कि क्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस रीजन में एक करंट होगा, ठीक है। यानी कि ये कंसेप्ट उन्होंने इससे लाया कि अगर हमने एक कंडक्टर माना था तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, यहाँ का अगर पोटेंशियल बोल रहे हैं जी भी है और यहाँ का जीरो है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, तो इसमें कुछ करंट आई बह रहा है, ठीक है। कंडक्टर में बह रहा था तो इसको लिखे आईसी, यानी कि कंडक्टिंग करंट, ठीक है। दोनों करंट सेम ही है लेकिन डिफरेंस क्रिएट करने का डिफरेंट तरीके से है, तो इसलिए एक को डिस्प्लेसमेंट करंट और इसको कंडक्टिंग करंट, ठीक है। इसको कंडक्टिंग करंट यानी कि हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर के इनसाइड में जो हम लोगों ने आज तक पढ़ते आया है उस करंट को उन्होंने कहा कि ये कंडक्टिंग करंट है, और जहां बीच में यहाँ पे एक्चुअली में कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं है। इस केस में अगर देख रहे हैं तो नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इस हवा में तो नहीं जाता है, वायर के थ्रू मूव करता है। हम लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग केस में देखा था कि बैटरी जो लगा होता था उसके थ्रू चार्ज पास करता था, हवा में एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे छलांग लगा के नहीं जाता था। तो यहाँ पे एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ चार्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी करंट है, और वो करंट क्यों है? तो ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस करंट को उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, ठीक है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज q by a epsilon naught, this implies that electric flux is equal to e into a, जो कि होगा q by epsilon naught, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक ईएमएफ जनरेट होगा या फिर जो एक जनरेट होगा इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। यानी कि अगर हम वो डी फाई बाई डी टी फाइंड करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डी फाई ई बाई डी टी, ई बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं तो यहाँ पर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखें तो ये 1/ε0 इंटू डी क्यू बाई डी टी आ रहा है, यानी कि कितना चार्ज प्लेट पे जा रहा है उस हिसाब से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि ε0 इंटू डी फाई, यानी कि उसके बीच में कितना फ्लक्स दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो हुआ ये इसकी वजह से ये ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि अगर दो प्लेट्स हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक्चुअली में चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट कोई नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से करंट है।
तो कहे उन्होंने कि अगर स्पेस में भी हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वहां भी ये करंट मौजूद होगा, और ये अगर करंट है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे इसी कंट्राडिक्ट को ठीक करने के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट लगाया कि यहाँ पे भले ही चार्ज मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट जनरेट हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट करंट कहला रहा है। तो कंडक्शन करंट भले वहां नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो उसकी वजह से वहां पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कंडक्शन करंट की वजह से जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होगा। तो उन्होंने करेक्शन करा एम्पियर लॉ में और बोले करेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल क्या कहे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो सिर्फ हमारा म्यू नॉट इंटू आईसी ही नहीं बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है ये भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये करेक्शन हुआ एम्पियर और मैक्सवेल में, और यहाँ से एक नया करंट का कंसेप्ट जनरेट हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने देखा कि अगर किसी भी रीजन में अगर मान लेते हैं कि हम वही प्लेट वाले को एक ऐसा रीजन बना के दिखाते हैं कि इस रीजन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेरिंग है। ठीक है, यानी कि यही हमारा प्लेट है, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इधर खड़ा होके देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ दिख रहा है। इस केस में अगर हम एक ऐसा लूप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ अगर ये इंक्रीजिंग है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जो होगा इनटू द प्लेन इंक्रीजिंग होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि आईडी जो होगा ये भी इनटू द प्लेन होगा और इंक्रीजिंग होगा। तो ये एक करंट अगर डिस्प्लेसमेंट करंट हमको दिख रहा है, तो इस करंट की वजह से अगर हम इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले हमने देखा था कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था, वो भी लूप था और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं तब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हम इस चैप्टर के शुरू में ही यही सी बात से चर्चा शुरू हुआ कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं? तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैक्सवेल ने एक्सप्लेन करा कि हाँ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक नया टर्म डिफाइन करा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो हुआ वो किसी भी रीजन में वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसकी वजह से एक करंट जनरेट हुआ है, उस चीज को कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है एक छोटा सा जिस चीज को हम लोग को जानना है। और दूसरी का बात यह है कि इस बार, ठीक है, 2020 के लिए ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई ने इसको डिलीटेड पोर्शन में रखा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिलीटेड पोर्शन में है डिस्प्लेसमेंट करंट का। कंसेप्ट है इसका एनसीईआरटी, इस चैप्टर के लिए टोटली एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है जेई के लिए भी। इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ठीक है।
मैक्सवेल जो थे उनका कनेक्शन गॉड से था, ठीक है, भगवान से उनका कनेक्शन था। कैसा कनेक्शन था ये किसी को नहीं पता, लेकिन कनेक्शन था, इसीलिए उन्होंने ये 4 इक्वेशन लिख के चले गए। कहाँ से लिखे कैसे लिखे वो बताए नहीं, लेकिन लिख दिए। एक तो ये, ठीक है। सेकेंड, जीरो। थर्ड, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोगों ने पढ़ा है इन्हीं सब इक्वेशंस पे बेस्ड, E डॉट डी एल माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट है ये। और अभी पढ़े करेक्शन के साथ म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने गॉस लॉ के नाम से पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन को, ये सारे इनके ही इक्वेशंस थे। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि इन लोगों ने इस इक्वेशंस को प्रूफ करा, इसलिए इन लोग के नाम से हम लोगों ने पढ़ा। ये था फैराडे लॉ, और ये अभी जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल बा? अब बाग बार दवा पूछो ना, ओकर के तनी देर पहले ओकरो फोन ना उठला गाय। अरे मतलब गाय बनो तो ये बोलो, ठीक है। ठीक है। तो हम मैक्सवेल ने ये 4 क्वेश्चन लिखे, 4 क्वेश्चंस को ही हम लोग पूरे चैप्टर में आज तक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एयर स्टडीज जाओगे तो शुरुआत में ही ये लिखा जाएगा मैक्सवेल ने पहले दिया था, बाद में इन्होंने को पढ़ा। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस पढ़े, बाद करने के बाद बोल रहे हैं कि ये इक्वेशंस मैक्सवेल ने प्रूफ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नहीं कैसे लिखे हूँ, ये लिख के चले। अब इस इक्वेशंस को एक्सपेरिमेंटली उन लोगों ने प्रूफ करा और सही किया। तो गॉस ने ऊपर वाले दोनों को किया, फिर फैराडे एम्पियर इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स के इक्वेशन। ना कल कल हो जाएगा। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट और मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, कौन सा है, किस नेम से, ये ध्यान रखना है। और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और इस कैसे क्या इक्वेशन क्या है वो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बोर्ड में इस बार ये चीज नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डिलीटेड पोर्शन में है। नेक्स्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो, हेलो, हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आया अब? यस सर। इसका फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोथ,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करता है, दोनों जो होते हैं आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है, वेव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड टाइम वेरिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस मैग्नेटिक वेव में, सर वो आवाज कट टाइम रहा है। हेलो, सर आवाज कट रहा है वो। ठीक है, एक मिनट। अब आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि अगर बोल रहे हैं EMW, तो EMW जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करता है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और टाइम वेरिंग होते हैं। टाइम वेरिंग यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहे हैं E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो भी बोलो के एक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अंदर में दोनों के एक्स है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम वेव का अगर इक्वेशंस को थोड़ा बहुत याद करें, वेव में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा ही कि एम्पलीट्यूड अगर कुछ लिखते थे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग लिखा करते थे। तो बोलते थे कि जो वेव है वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है और मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि वेव वाइब्रेट्स इन वाई एंड मूव्स अलोंग एक्स, ठीक है। इसके हम लोग रिप्रेजेंट ऐसा करा करते थे, इधर एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये ऐसा ऐसा जाता था अगर साइन का फॉर्म में तो, ठीक है। यानी कि वेव जो है वाई के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और इसका डायरेक्शन ऑफ वेव जो है इधर की तरफ, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये x है तो यानी कि ये x डायरेक्शन में इस वेव जो है मूव कर रहा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं, तो वेव है तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब दोनों को परपेंडिकुलर होना है, तो अगर x में मोशन है तो हम लोग कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में होगा तो ये z में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में होगा तो ये z डायरेक्शन में होगा, और ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये y कहने का मतलब ये हुआ कि वाइब्रेट्स इन y डायरेक्शन। ये किस में वाइब्रेट कर रहा है? z डायरेक्शन। और ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मूव्स अलोंग x एक्सिस, ठीक है, x डायरेक्शन। और एक बात था कि यहाँ पे अगर ये माइनस था तो पॉजिटिव एक्स, प्लस था तो निगेटिव एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस प्लस से हम कह सकते हैं कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर वहां पॉजिटिव रहता है दोनों के बीच में तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग वेव से देखे थे। तो ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करता है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, दोनों टाइम वेरिंग है। यानी कि ये दोनों जो हैं, एक अगर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा तो भी वेरिंग होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दे रहा होगा। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे को देते हुए वो आगे बढ़ जा रहा है। यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा और उसी दौरान वो आगे भी वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा। साउंड वेव में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव आगे जाने के लिए जो मटेरियल मीडियम होता है उसके थ्रू एनर्जी को आगे की तरफ भेजता है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो वेव आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और वो ट्रांसवर्स वेव था। ये जो वेव है, ये जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, प्लस मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग वहां भी देखे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको मूव करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मीडियम रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए आगे पहुंच रहा है। जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड हुआ करता था, जो स्ट्रिंग पे वेव हो गया या फिर वेव साउंड वेव हो गया, तो उसमें जो एनर्जी था वो एनर्जी अपने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा था, उसको दे रहा था, फिर वो अपने अगले को दे रहा था और ऐसे वेव का ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करके प्रोड्यूस कर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है और वो दोनों आगे मजे से बढ़ते जा रहा है एक दूसरे का टांग खींचते हुए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तीसरे किसी का जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन रेज से जो हम लोग एनर्जी आता है, जो रेज होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में आराम से ट्रेवल कर लेता है। हाँ, अगर मीडियम रिक्वायर होगा, ठीक है, अगर मीडियम देयर इज मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, तो मीडियम अगर है तो उसके स्पीड पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मीडियम है तो स्पीड पे इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में उसका स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक। अगर स्पीड का बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है इन वैक्यूम वो c के बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये c जो आता है ये और कुछ नहीं, E0/B0 आता है, ठीक है, जिसको और हम लिख सकते हैं 1/√μ0 × ε0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको c का वैल्यू है तो E0/B0, ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी हमको इक्वेशन दे देगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का, बोलेगा इसके लिए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिख। ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर हमसे बोला जाए, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोला जाए तो ये हम देखेंगे E×V से, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे कि ई और बी में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। ई की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, जिधर थंब आएगा उधर डायरेक्शन होगा। जैसे इस इक्वेशन में देखें तो y के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, z के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और x की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। यानी कि अगर हम फोटो बनाने का कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है, ये y है, इधर z है, इधर x। तो y के अलोंग जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि y में ऐसा वेरी कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ठीक है, y में वाइब्रेट कर रहा है और आगे की तरफ x की तरफ चला जा रहा है। वही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ठीक है, ऐसा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसा दिख रहा है
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है। इधर की तरफ हम बोल रहे हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई क्रॉस बी देख रहे हैं, तो ई क्रॉस बी यानी कि इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। ई क्रॉस बी अगर देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन आ रहा है जो कि हमारा प्रोपोगेशन बता रहा है। ठीक है, हर जगह पे ऐसा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन के लिए हम लोग ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, बोलेगा कि बताओ उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है यानी कि ई नॉट, ये सब चीजें हमको पता है, किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है वो पता होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम पता होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं करना है, सेम फेज में रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई सी। उसके बाद डायरेक्शन के लिए हम ये चेक करेंगे कि ई क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, ई क्रॉस बी अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। मैथमेटिकली जाना है तो ई क्रॉस बी कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिए होगे मैथ्स में, डिटरमिनेंट वाला रूल यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल यही है कि अपना डायरेक्शन चेक कर लो कि कौन सा किधर होगा, अपना डायरेक्शन आसानी से आ जाता है। ठीक है, अब इसी में कुछ पार्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अगर ई वाई इक्वल टू है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, बी वाई है ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा बी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है के का वैल्यू वेव नंबर बोलते हैं हम लोग, वेव में हम लोगों ने पढ़ा था, बस लिख रहे हैं, वेव नंबर बोलते हैं। ये आता है 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। तो वेव का स्पीड, स्पीड ऑफ वेव अगर हम लिखेंगे तो स्पीड ऑफ वेव वैक्यूम में रहेगा तो सी ही आएगा, ऐसे जनरली हम भी लिख रहे हैं। ये हमको मिलता है लेमडा बाई टी, लेमडा बाई टी अगर ध्यान से देखो तो ये ओमेगा बाई के दिख रहा है, यहाँ से एक हमको ये भी रिलेशन आ रहा है ओमेगा और के में। तो जनरली अगर वैक्यूम का बात होगा तो ओमेगा और के में रिलेशन ऐसा होगा कि दोनों का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फॉर एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम का बात किया जाए, फॉर एनी अदर मीडियम, तो भी हम लोग लिखेंगे जैसे ओमेगा के, जैसे उस मीडियम में जो भी होगा ओमेगा और के। ठीक है, लेमडा और टी जो भी है, टी जो है फ्रीक्वेंसी है, लेमडा चेंज होगा, लेमडा चेंज होगा, टाइम ऑफ जो होता है ऑसिलेशन वो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट इंटू म्यू आर बोल रहे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि उस मीडियम का म्यू और पुट कर देंगे तो ये वेलोसिटी उस मीडियम में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हमको यूज करने होंगे इसमें, और मोस्टली बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है। अगर इस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक बार कर लोगे तो दोबारा कभी मिल गया तो ऐसा नहीं होगा कि गलत होगा। हाँ, डायरेक्शन वाले में ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीजें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम थोड़ा सा और जिक्र करें तो इसका ओरिजिन क्या है,
ठीक है, यानी कि एक प्रोड्यूस कैसे होता है, तो प्रोड्यूस होने के लिए कहीं भी जनरेट हुआ होगा तो कहा जाता है कि जहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, वहां पे ये जनरेट होगा, यानी कि इट जनरेट्स फ्रॉम, इनिशियली जहां से भी ये जनरेट हुआ होगा फ्रॉम एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज बोल सकते हैं, अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो उससे जनरेट होता है। और ये जो वेव होता है, ये इसका जो एनर्जी होता है, ये फोटॉन्स होता है, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो तो उसमें फोटॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी यूज करता है। फोटोन को एक पार्टिकल हम लोग मानते हैं जिसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, उसके पास एनर्जी होता है पैक्स में, बंडल में, और उसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सा चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो है अगर एक्सेलरेटेड है, यानी कि अगर मूव कर रहा है, उसको हम रोक दें तब भी उससे जो एनर्जी रिलीज होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज होता है। या फिर रुका हुआ चार्ज पार्टिकल को भी हम स्पीड दे रहे हैं, मूव करा रहे हैं, हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तब भी कुछ एनर्जी वो रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम पढ़े हो, तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग एनर्जी हम लोग निकालते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे उछलता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है, ध्यान से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होता है, यानी कि रेडियस चेंज होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हुआ होगा, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो जो एनर्जी वहां रिलीज होता है, जो सेल्स के डिफरेंस से एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं, वो एनर्जी जो है और किसी फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ही रिलीज होता है। ठीक है, वो एनर्जी जो है फोटोन के फॉर्म में ही निकलता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन वहां पे हम लोग वो टर्म यूज नहीं करते। ये सब चीजें थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं, और ये दो फॉर्मूले हमको ध्यान रखने। मोस्टली क्वेश्चन अगर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है तो इसी इक्वेशन से पूछा जाता है। 3-4 फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है। डायरेक्शन कैसे यूज करना है इस बात का ध्यान रखना है। मॉड्यूल दे मिला होगा, एसी वाला है, उसी में लास्ट में दे रखा है। आज ही पढ़ के आज ही उसको खत्म कर लेना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार क्लास में ही डिस्कस करे थे पूरा क्वेश्चंस, तो हम लोग को शायद 45-50 मिनट में पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया था। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी अपनी क्लास में ही बनाए थे तो वहां पे बन गया था, तो तुम लोग भी अगर आराम से बनाओगे बन जाएगा। मुश्किल से 2 या 4 क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, उससे ज्यादा में और कहीं नहीं। ठीक है, इतना चीज जानने के बाद, हाँ, अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो चीज पूरा का पूरा एनसीईआरटी से याद करना है। ठीक है, रट्टा ही मारना है, ऊपर भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है, लेकिन जितना हम बताएं उतना अगर सुन लिए हो तो ज्यादा का अब जरूरत नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी से जाना है, पढ़ना है। एनसीईआरटी नहीं है, कोई सा भी बुक अगर उठाओगे तो उसमें दे रखा होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नामकरण है, क्लासिफिकेशन है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम
फिर आता है हमारा माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, ठीक है। विजिबल के बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, और फिर लास्ट में गामा रेज, ठीक है। तो ये सारे रेज जो है, ये सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इनको क्लासिफाई करा गया है। तो रेंज याद करना है कि क्या रेंज, किस रेंज में कौन सा लाई करता है, ठीक है। तो हम इसको याद, जैसे जो फॉर्मेट है, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड है, उसको हम बता देते हैं। इधर से इधर अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा वेवलेंथ होगा, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो जो हमारा वेवलेंथ होगा वो घटेगा, ठीक है। वेवलेंथ अगर घटेगा तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो hc/λ या फिर hf बोलते हैं। तो f और लैम्डा में रिलेशन है इनवर्स का। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर इधर लैम्डा घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी ध्यान से देखो तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या होगा इस सीक्वेंस को, तो एक तो इसे ही याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विजिबल रेंज का अगर हम बात करें तो विजिबल रेंज जो होता है, इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा फ्रीक्वेंसी घट बढ़ रहा है, और वेवलेंथ घट रहा है, यानी कि इधर होगा रेड और इधर होगा वी, ठीक है। तो इस ऑर्डर में होगा विजिबल रेंज, ये होगा, ठीक है। राइट साइड में जा रहे हैं तो वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कोई भी एक चीज याद रखो तो ये ट्रेंड याद रहेगी। लेकिन नीट तो तुम लोग को देना नहीं है, बोर्ड वाले में डायरेक्टली पूछता है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कौन सा आएगा, या फिर इंफ्रारेड के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, वेवलेंथ रेंज होगा। तो इसलिए वो रेंज याद करना है, उसमें और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, सीक्वेंस के लिए ऐसे याद रख सकते हो या बाकी तुम्हारे ऊपर है। रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा, ठीक है। इसके बाद यूवी एक्स वाई, ठीक है। ये एबीसीडी में यही आता है हमारा यूवी एक्स वाई जेड। यूवी एक्स वाई, जेड है नहीं तो वाई गामा के लिए लिख रहे हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे, रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो रेड होकर विजिबल है, दिखने लगा, विजिबल हो गया। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा रेड है तो इसलिए सिर्फ रेड यूज कर रहे हैं, विजिबल लिखना। यू भी एक्स वाई, एबीसीडी पढ़ते हैं तो यू भी एक्स वाई एक सीक्वेंस में आता है, एबीसीडी एफ जी एच जी तो पढ़ोगे तो यू वी एक्स वाई जेड आता है। तो यू वी एक्स वाई लास्ट में वही है। उसके पहले के लिए देख रहे हैं, रेडियो वेव को माइक्रोवेव में डाला, रेडियो को माइक्रोवेव में डाला तो लाल होकर दिखने लगा, यानी विजिबल हो। इससे तुम याद कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस के लिए। बाकी अब जो है होमवर्क है, होमवर्क यही है कि रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सबका क्या है उसको याद करना है। साथ में एनसीईआरटी में ही दे रखा है सबके बारे में 4-4, 5-5 लाइन कि हाँ ये वेव क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन सबके बारे में दे रखा है। तो रीड अबाउट ऑल ऑफ द स्पेक्ट्रम्स।
ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ोगे उतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो इस चैप्टर में इतना चीज हम लोग को जानना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फिर वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में 2 इक्वेशंस होता है, कैसे क्या वेरी करता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर ही मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं लास्ट में, ये दोनों के लिए एनसीईआरटी देखोगे या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लास्ट में एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो उस टेबल को याद रखना है। ठीक है, लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, उसको याद रखोगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद आज ही इस चैप्टर को पढ़ना है और जो मॉड्यूल मिला है, बुकलेट मिला है, उसको आज ही खत्म कर लो। ठीक है, छोटा सा चैप्टर नहीं, आज ही निपटा के खत्म कर लो। ठीक है, और कल टेस्ट है, नहीं तो कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी, बाकी सब अगर छूटा हो तो उसको रहने दो, इसको एक दिन बैठ के पढ़ो और खत्म कर लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं और बहुत ही आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें याद रहेगा तो याद रखना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है कि अगर बोलेंगे तो जैसे विजिबल है, तो विजिबल लाइट का जो हम इधर रेड बोल रहे हैं, इधर वायलेट बोल रहे हैं, तो रेड का वेवलेंथ जो होता है 700 नैनोमीटर के आसपास होता है और इसका होता है 400 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट है तो 400 से 1 नैनोमीटर तक चेंज होता है। गामा रेज है तो वैसे ही चेंज होगा। माइक्रोवेव है 0.17, एक्सरे है तो 0.01 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक। तो वो सारे चीजें याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको रेंज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज होमवर्क है, उसको याद कर लेना है। और इन सब स्पेक्ट्रम्स के बारे में 2-2 लाइन 4-4 लाइन जो दे रखा है उसको पढ़ लेना है कि हाँ भाई ये यूवी रेज है, सन रेज से निकलता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, सीएफसी से जो है ओजोन लेयर खराब होता है, ये सब चीज दे रखा है, तो उस चीज को पढ़ लेना है। ठीक है, और अगर किसी पार्ट की दिक्कत है पूछ ठीक है, फिर तो ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ, कौन बताएगा? अंकित, अंकित। यस सर। और नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सरेज है और रेडिएशन प्रेशर के बारे में है। तो तुम लोग का शुरू में मॉडर्न फिजिक्स हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ था वही? पता नहीं है सर, अभी उतना अच्छा से किए नहीं थे। याद है किसी सर, को? हाँ, सर डुअल नेचर्स पढ़ा है। तो पूरा हो गया था, कुछ बचा हुआ था? बोलो। सर पूरा कंप्लीट करा दिए थे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पूरा कहाँ हुआ था, सिर्फ शायद एक चैप्टर हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ था। सर शुरू से कराइए ना। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शुरू से? सर शुरू से ही कराइए सर। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू से ही कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर यस शुरू सर। से ही कर लेंगे। और उसका मॉड्यूल मिल गया है मॉडर्न फिजिक्स नहीं वाला? मिला है। ठीक है, फिर उसको भिजवा देते हैं। ठीक है, शुरू से ही कर लेंगे, 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा और क्या। ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कल एग्जाम देने के बाद खत्म कर लेना। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है और ज्यादा इसमें अब दिमाग लगाना भी नहीं है, जितना बताएं उतना काफी है। हाँ, लास्ट वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान देना। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।